नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सर्दियों में चाय पकोड़े भी खा रहे होंगे। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? सीमा, अभय, आशी, प्रगति, चंद्रेल, जीतू, नित्यम, रेखा, चंदन, जुलेश, प्रीति, रंजीत, रीमा, हिमांचल, अवस्थी, विकास, कनौजिया, नीलू, कृष्णा, मिस्टर राहुल, रामलखन, संजना, उसके बाद मसोदा, प्रियंका, सीमा, ज्योति, सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शत श्री अकाल। प्यारे बच्चे कैसे हो जल्दी से बताओ। और आपको पता है, जैसा कि मैंने कल आपकी क्लास में स्टार्ट किया था, आपका यूरोपियों का आगमन, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि भारत में यूरोपीय क्यों आ रहे थे। ये सब चीजें प्यारे बच्चे मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी, है ना। कल हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था और हम आज आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि भाई नीनो दी कुन्ना जो कि आपका अगला गवर्नर है, ये कब से कब तक रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, अब इसने क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे किए। आपको मैंने बताया था कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, किसने कब कहां पर कौन गया, किसने किस चीज की खोज की, ये सारी चीजें हमने कल के क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है बेटा, एक बार बताएंगे कि आवाज आपको अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार बस मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे, क्योंकि एक बच्चे ने सिर्फ कमेंट किया है कि आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, बाकी किसी का ये कमेंट अभी तक नहीं आया है। थैंक यू गुलशन कुमार जी, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, है ना। आप अच्छे से पढ़ते हो इसलिए प्यारे बच्चे मैं आपको अच्छे से बता पाती हूँ। अच्छा, एक ना कमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों का आता है और वो आता है कि मैम हमें जो है प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगी कि इस सैटरडे के बाद जो आपका नेक्स्ट सैटरडे होगा, उससे हम एक चीज स्टार्ट करने वाले, एक प्लानिंग आपके लिए लेकर आई हूं। लेकिन वो प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं प्लान कर रही हूं, आपने अभी यस कह दिया, उसके बाद फिर आप नो कहने लग जाओ। तो मैंने प्लानिंग ये की है, अब देखो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या आपकी जो आपके फायदे हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले आप उनको सुन लो। मैं 5-7 मिनट आपके आज ले सकती हूँ और वो लूंगी आप ही की भलाई के लिए, और आपसे सजेशंस भी मुझे चाहिए। देखो प्यारे बच्चे, मैंने ये सोचा है कि अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो मैंने ये सोचा है कि हम मंडे टू फ्राइडे तो हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहती ही रहती है ना। मंडे टू फ्राइडे ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा कंटिन्यू। आज सैटरडे को क्यों ले रही हूं, क्योंकि मैंने पिछले बार आपकी छुट्टी की थी, इसलिए मैंने आज सैटरडे को भी क्लास लगवा ली। अब मैंने ये प्लान किया है कि सैटरडे को मैं ये कोशिश करूंगी कि सैटरडे को मैंने आपको अब तक जो इतिहास में पढ़ाया है, ठीक है, उससे संबंधित मैं क्या लेकर आऊंगी, क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और एक और चीज, आपका कॉन्फिडेंस अप करने के लिए एक और चीज मैं इसमें करूंगी, और वो क्या करूंगी कि इन क्वेश्चंस को मैं किस किस टॉपिक से लेकर आऊंगी, आपको टॉपिक के नाम मैं कब बता दूंगी, टॉपिक नेम मैं आपको फ्राइडे को क्लास के अंदर बता दूंगी, ठीक है। फ्राइडे को क्लास के अंदर बता दूंगी कि कल हम इस टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर आप सब उन टॉपिक्स को पढ़कर आना, ठीक है। अपने हिसाब से मैं ये करने मतलब मैंने ये सोचा है। अब आप में से कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये आप मुझे अभी बताएंगे आप साथ के साथ। तो मैं फ्राइडे को आपको टॉपिक नेम दे दूंगी कि बेटा इस टॉपिक से मैं कल की क्लास में क्वेश्चन लूंगी। अब उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपका रिवीजन की जो समस्या आपके साथ रहती है वो होती रहेगी, ठीक है। और एक और चीज, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उस कंटेंट से एक या दो प्रश्न ये भी हो सकता है कि उस कंटेंट में ना हो। तो अब वो प्रश्न क्यों डाले जाएंगे, वो इसलिए डाले जाएंगे, वो प्रश्न वो हम इसलिए डालेंगे कि भाई आपका जो कंटेंट है उसमें अगर वो प्रश्न नहीं है, उसका उत्तर नहीं है, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर भी मिल सके। अब जो आपके कंटेंट में नहीं होगा वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। देखो अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है
बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी का कोई क्वेश्चन उनकी क्लास से बाहर नहीं गया है। यही प्रयास मेरा बेटा आपके साथ भी है। ये ठीक है, सभी लोग इससे एग्री करते हैं, लेकिन सभी को क्लास करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो मेहनत कर रही हूं लेकिन आप लोग क्लास से ही गायब हो गए, क्योंकि आपका ही परफॉर्मेंस जो है वो यहां पर हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों ने अभी बोला है कि मैम बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल भी यहां पे आपने सही आइडिया प्लान किया है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल कि मैम तो ये वाला क्वेश्चन तो कंटेंट में था ही नहीं है, तभी तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको दूंगी। ये सैटरडे वाली जो चीजें होंगी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको कंटेंट से अलग में दे सकूं, ताकि आपके प्रश्न अगर वहां से भी आ जाएं तो आप उसको आराम से कर सके। तो सैटरडे का दिन मैं इस चीज के लिए फिक्स करूंगी, लेकिन फिक्स तभी करूंगी बेटा जब आप इंटरेस्टेड होंगे, और ये क्लास केवल एप्लीकेशन पर ही होगी, यूट्यूब से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर अब आगे से आपकी रिवीजन की समस्या खत्म, आपकी सारी चीजों की समस्या खत्म। देखो, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो टीचर हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, और अगर कोई जैसे कंटेंट में कई सारी वो हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है कि मैम ये वाली चीज थी, तो वो भी हम साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। और अगर वहां पे कोई मतलब कोई भी गलती हो गई है तो उसको हम यहां पे ठीक भी कर पाएंगे। ये हमारे पास एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। चलिए अब देखो आगे चलते हैं और हम आगे की बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम आप बहुत लिखवाते हो। बेटा लिखवाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं केवल आपको बोल दूंगी और 2-3 लाइनें लिखवा दूंगी तो उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो लिखवाना तो पड़ेगा बेटा, बिना लिखे हुए आपको कैसे याद रहेंगी चीजें? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, आपको जो भी मुझसे चाहिए मैं आपकी हर चीज को मानूंगी, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है आपके प्रति। जी, इसको मैं जरूर इंप्लीमेंट करूंगी नेक्स्ट सैटरडे से, और फ्राइडे को आपको टॉपिक मैं दे दूंगी कि बेटा इस टॉपिक से कल आपके प्रश्न होंगे और वो टॉपिक आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब इस ये मत कहना कि क्वेश्चन अलग हो गया कंटेंट से। वो इसीलिए अलग होगा बेटा क्योंकि वो कंटेंट के अंदर नहीं है, तभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नीनो दी कुन्ना, नीनो दी कुन्ना की अगर मैं बात करती हूं तो ये कब गवर्नर बनकर आया था बच्चा? तो ये गवर्नर बनकर आया है, आप कहेंगे कि 1529 में नीनो दी कुन्ना। और ये 1529 से लेकर आपका कब तक रहेगा? 1529 से लेकर 1538। 1529 से लेकर 1538 तक नीनो दी कुन्ना ये एक पुर्तगाली गवर्नर है, जो कि तीसरा गवर्नर प्यारे बच्चे यहां पर बनकर आया है। अब इसने क्या किया है? इसने सबसे पहले तो 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था। आप मुझे बताएंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था और किससे जीता था? कमेंट बॉक्स के अंदर आपका रिवीजन भी होगा। इससे पहले राजधानी क्या थी? इससे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी। इससे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी। इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? कोचीन हुआ करती थी। इससे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी। लेकिन इसने क्या किया? इसने कहा कि नहीं, हम गोवा को अब कैपिटल बनाएंगे। तो 1530 में इसने गोवा को कैपिटल बना दिया था। ठीक है, अब आगे देखेगा यहां पर 1535 में क्या किया इसने? दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया और 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने किया है यह अधिकार? पुर्तगालियों ने। किसने किया है यह अधिकार? तो आप कहोगे कि मैम पुर्तगालियों ने किया है। अब उसके बाद पुर्तगालियों ने और किस किस पर अधिकार किया? तो आप कहोगे कि उसके बाद अगर हम कहेंगे तो पुर्तगालियों ने चाउल, सनसेट, लिखते जाइएगा, ये नीचे की तरफ लिखिएगा, आप यहां लिखिएगा नीचे, चाउल, सालसेट, मुंबई, सालसेट, बंबई, क्योंकि पहले हम इसको बंबई कहते थे, वर्तमान में आज आप इसको मुंबई कहते हैं। लिखते जाइएगा बेटा, चाउल, सालसेट, मुंबई, वेब बेसिन पर पुर्तगालियों ने
अपना अधिकार कर लिया। लिखिए इसको यहां तक, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं 1510 में अधिकार कर लिया था। जल्दी से करिए, फिर आगे की तरफ में लिखवाती हूं, इसमें कुछ और फैक्ट लिखवाऊंगी। हाँ जी, यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर जल्दी से मुझे लिखकर बताइएगा, फिर आगे हम लिखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो थे, यहां से क्या किया इन्होंने? यहां से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। क्या किया? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए नागपट्टनम, तमिलनाडु, कहां पड़ता है? तमिलनाडु, नागपट्टनम बंदरगाह का, बंदरगाह यानी कि पोर्ट, बंदरगाह का प्रयोग किया। ठीक है, नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया, किससे? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए। फिर आगे लिखिएगा, बंगाल के शासक महमूद शाह से पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी या एडी में सतगांव एवं, ठीक है, सतगांव एवं चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली थी। तो इन्होंने सतगांव और चटगांव में भी अपनी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, किससे ली थी परमिशन? तो आप कहेंगे बंगाल के शासक महमूद शाह से। किससे ली थी? बंगाल के शासक महमूद शाह से। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री कहां, या कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कहां खोली थी? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री हुगली में खोली थी। ठीक है, अब ये यहां पे परमिशन किसने दी थी फैक्ट्री खोलने की? हुगली में जो ओपन की थी, अनुमति, परमिशन किसने दी थी? अनुमति या हम कह सकते हैं परमिशन अकबर ने दी थी, अकबर ने दी थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ?
बंगाल को पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र बना दिया, इसलिए शाहजहां ने इनकी हुगली फैक्ट्री पर घेरा डाला। इनकी हुगली फैक्ट्री पर घेरा डाला मतलब एक तरीके से नियंत्रण कर लिया। लिखिए यहां पर इतना लिखिए, बंगाल के शासक, अच्छा शासक रह गया यहां, महमूद शाह लिख दिया है बेटा, लिखिए फटाफट से। बेटा जल्दी लिख के बताएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है, अभी आ रही है।
तंबाकू आपका पुर्तगालियों की देन। तंबाकू बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करने के लिए कहा था। बर्नेल एक आपका यहाँ पे आया था आपके अकबर के समय, और कहा जाता है कि अकबर को उसने थोड़ा सा तंबाकू खिलाया, अकबर को बड़ा अच्छा लगा तो अकबर ने इसकी खेती शुरू करवा दी। लेकिन अकबर के बाद फिर यहाँ पे जहांगीर आया और जहांगीर ने कहा कि आज से तंबाकू की खेती नहीं होगी। अब प्यारे बच्चे, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों ने भारत में किस किस चीज की खेती को आरंभ करवाया था? तो आप कहोगे कि मैम आलू था, टमाटर था, मक्का, पपीता, अमरूद, मूंगफली, बादाम, लीची, संतरा, कॉफी नहीं, काजू। कॉफी नहीं होगी, सॉरी, कॉफी नहीं होगी, काजू, हाँ काजू लिखना, काजू एक्सेट्रा। ये कौन लेकर आया था? पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। ठीक है, ये कौन लेकर आया था? तो आप कहोगे कि मैम पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। उसके अलावा पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए? प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। तो अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भाई पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्होंने कहां पर स्थापित की थी? तो 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। लिख दीजिएगा, 1556 में गोवा में, 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस प्यारे बच्चे कहां लगी थी? तो गोवा में। ठीक है, और कब लगी थी? तो 1556 में। किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने। यह आपको ध्यान रखना है। क्या भारत वाले पहले आलू को नहीं जानते थे? यह कहा जाता है कि मध्य अमेरिका से यही भारत में आलू को लेकर आए थे। ठीक है, आलू हो गया, टमाटर हो गया आपका, उसके अलावा मक्का हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, मूंगफली हो गया, उसके अलावा आपका बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, ये सब कौन लेकर आया था? यही लेकर आए थे। उसके अलावा ये क्या लेकर आए थे? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने ही भारत में करवाई थी, और पहली प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने गोवा में बनवाई थी। फिर जहाज निर्माण कला भी इन्हीं के टाइम पर शुरू हुई थी, और भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ये भी लिख सकते हो, भारत में गौथिक आपकी एक आर्ट होती है, ये गौथिक ही इसको बोलते हैं, गौथिक कला, यानी कला को बोला जाता है आर्ट। गौथिक कला की शुरुआत इन्हीं के समय हुई, की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी, की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी, इन्हीं के समय हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, गौथिक कला की शुरुआत, गौथिक कला शैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो आप कहोगे कि मैम पुर्तगालियों के समय ही हुई थी। और गौथिक कला किसकी शैली है? तो गौथिक कला एक स्थापत्य कला, यानी कि आर्किटेक्ट आपका है, स्थापत्य कला शैली है। गौथिक कला कैसी है? स्थापत्य कला शैली, यानी कि आपका आर्किटेक्चर आर्ट है। ये एक तरीके की कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपकी यहाँ पे क्या है? गौथिक कला की शुरुआत हुई, मतलब एक तरीके की बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग है ये। एक बच्चा कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है? बेटा प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है? अंशु कुमार जी, बेटा बहुत नॉर्मल सी चीज है, जिससे प्रिंट निकाले जाते हैं, जिससे प्रिंट किया जाता है चीजों को। इसके पहले चीजों को छापने की हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी। अगर हमें किसी चीज की नकल करनी होती थी तो नकल को क्या करेंगे? मैम इस स्लाइड को दोबारा पढ़ दो, मतलब अच्छा देखो, इस स्लाइड पे मैंने ये बोला कि आपके जो पुर्तगाली भारत में आए, तो पुर्तगालियों का भारत में आने का क्या प्रभाव हुआ, या भारत को उन्होंने क्या क्या दिया? तो आप कहोगे कि मैम सबसे पहले तो इन्होंने तंबाकू की खेती लाने वाले पुर्तगाली ही थे, और अकबर के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि इसी को जहांगीर ने क्या किया था? रोक दिया था। ठीक है, जहांगीर ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो आलू, टमाटर, मक्का, पपीता, अमरूद, मूंगफली, लीची, बादाम, संतरा, अनानास, काजू, इन सब की खेती भी पुर्तगालियों के समय ही प्रारंभ हुई थी। और ये सब कहां से लेकर आ रहे थे? मध्य अमेरिका की जो फसलें थी वो उन्होंने भारत में उगानी शुरू कर दी थी। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यानी छपाई का कार्य जो शुरू हुआ वो इन्हीं के समय। इससे पहले अगर हमें किसी भी बुक की नकल करनी होती थी तो उसके लिए हमें लोग रखने, मतलब आदमी, व्यक्ति नकल करता था। और आप अच्छे से जानते हैं कि एज इट इज कई बार चीजें हम नहीं कर पाते, और प्रिंट में क्या होता है? एज इट इज चीज निकल जाती है। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस आपकी कहां लगी? 1556 में गोवा में लगी थी। उसके बाद प्यारे बच्चे गौथिक कला, कैसी कला है? स्थापत्य कला, यानी आर्किटेक्चर आर्ट है ये। इसमें क्या किया जाता था कि
इसका यूज करके उस समय पर बिल्डिंग्स जो बनाने की शुरुआत हुई थी, आपकी गौथिक कला कैसी कला है, स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट आर्ट है ये, तो इसकी शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। ये बिल्डिंग बनाना मतलब इमारतें जो बनती हैं आपकी, उनकी कला से संबंधित है। अकबर प्रथम था या द्वितीय? केवल अकबर था, जिसका शासन 1556 से 1605 था। ब्रजेश कुमार जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? सब पुर्तगालियों की देन है भारत को। पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने ये सब आपको दिया था। अब प्यारे बच्चे आगे चलते हैं और आगे की तरफ हम पढ़ते हैं, जिसमें आपको मुंबई के बारे में क्वेश्चन आता है कि मुंबई हमने किससे लिया था और किसको दे दिया था। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई थी। और को क्या मिला था? इस चार्ल्स सेकंड को प्यारे बच्चे मुंबई दहेज में दे दिया था। देख रहे हो, हमारा देश है, हमारे देश में ये आए हुए हैं और हमारे देश में आकर हमारी ही चीजों पर अधिकार करके दहेज भी दे रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा मुंबई उठाकर इन्होंने क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। किसको? कि पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हो रही है। किससे हो रही है? तो मैम चार्ल्स सेकंड से हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मनीष कुमार जी बेटा प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। आपका जो ये कमेंट है कि ये नहीं लाए थे, अगर ये लाते तो राम इनसे पहले थे। तो राम जी की अगर आप बात कर रहे हो मुझसे, तो राम जी के जो आपकी चीजें हैं या जो भी इतिहास है, मैंने आपसे कई बार ये चीज बोली है कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई चीज नहीं बताती हूं। जो किताबों में लिखा है, जो किताबें कहती हैं, मैं वो आपको बताती हूं। और आप इस चीज को लेकर कि राम जी थे या नहीं थे, अब ऐसे तो कुछ लोग राम के होने ना होने पर भी क्वेश्चन उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं ये चीज क्लास में बोल दूंगी तो धर्म से जुड़ जाएंगी चीजें। अकबर कौन था? मैंने पढ़ाया नीलम रॉय, अकबर कौन था? पीछे की क्लास देखे बेटा। तो आप कई बार मैं आपको बोल चुकी हूं कि इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से कही हैं। कुछ इतिहासकार तो पद्मावत जो आपकी बुक है, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, उसको भी मानने से इंकार करते हैं। तो अब आप जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये पुर्तगाली नहीं लेकर आए थे, तो किताबें फिर गलत कह रही हैं, फिर किताबें नहीं लिखनी चाहिए, किताबों को खत्म कर देना चाहिए, यही कह सकती हूं मैं। बेटा मैंने इसमें अपनी तरफ से अगर कुछ भी जोड़ा है तो मेरी गलती है, क्योंकि इतिहास मैंने देखा नहीं है, तो मैं लिख कैसे सकती हूं। तो आप ये जो बात कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं किस बिहाव पे कह रहे हैं, उसका तर्क दीजिए। मैं किस बिहाव पे कह रही हूं, ये मैंने आपको तर्क दे चुकी हूं। ठीक है, तो आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, ये सब अगर मैं आगे आपसे बोलूं तो पुर्तगालियों की ही देन भारत में मानी जाती है। अब आगे सुनिए, यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको ध्यान से सुनना है कि यहां पे क्या लिखा है। 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया, लेकिन उससे पहले हम मुंबई के बारे में बात करते हैं। तो मुंबई किसने किसको दहेज में दिया? तो मुंबई मैम पुर्तगालियों ने किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय कौन था? ब्रिटिश राजकुमार था। और इसने क्या कर दिया? इसने ये जो मुंबई है, ये मुंबई प्यारे बच्चे, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किस लिए दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था लीज पर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि लीज पर इसने दे दिया था और इसके बदले में ये क्या लेता था? 10 पाउंड आपके यहां पर लेता था। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसने क्या दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय को यह दहेज में मिला। चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पुर्तगालियों ने किसको दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी शादी में दिया था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो 1659 में इन्होंने क्या जीता? 1659 की जगह आप यहां पे करो 1658। ठीक है, 1658 करो। 1658 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। अब आप आगे की बातें सुनिए। यहां पर अगर मैं यहां पे एक दो फैक्ट आपको लिखवाऊं, जैसे कि मैं एक फैक्ट आपको लिखवाना चाहती हूं जो मैं अल्बुकर्क के समय नहीं लिखवा पाई थी, वो मैं आपको बताती हूं। प्यारे बच्चे जरा देखिएगा यहां पर। अगर मैं आपसे बोलूं होर्मुज बंदरगाह, आपने इसका नाम सुना होगा, होर्मुज बंदरगाह यानी कि होर्मुज पोर्ट। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह
बंदरगाह पर अधिकार, होर्मुज बंदरगाह पर जो अधिकार हुआ था वो किसके समय हो गया था? पर अधिकार अल्बुकर्क के समय हुआ था। अल्बुकर्क के समय हुआ था। मुझे बताएं कि अल्बुकर्क पहली बार भारत कब आया था? किस समय अल्बुकर्क के समय हुआ था? ठीक है, अल्बुकर्क के समय हुआ था। तो होर्मुज बंदरगाह पर कब्जा अल्बुकर्क के समय हुआ था। और एक और चीज लिखिएगा, अल्बुकर्क की मजार, मजार यानी कि आप एक तरीके से टॉम्ब, मकबरा भी कह सकते हो। अल्बुकर्क की मजार यानी कि टॉम्ब ऑफ अल्बुकर्क, अल्बुकर्क की मजार कहां पर है? गोवा में है। ठीक है, गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है, गोवा में है। अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं प्यारे बच्चे, तो ये सारी चीजें कहां पर लिखी हुई हैं? ये सारी चीजें आपकी किताबों में ही लिखी हुई हैं। अब आगे सुनिए, अगर मैं आपसे आगे यहां पर बात करती हूं तो आपके जो पुर्तगाली हैं, आखिर पुर्तगालियों के अंत का क्या कारण था भारत में? एक तो अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई थी, वो तो ठीक है, लेकिन और क्या वजह थी कि पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया था? पहली वजह यह थी कि एक तो इन्होंने जबरदस्ती क्या किया? शादी की थी। जबरदस्ती शादी, 1503 वाले बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबरदस्ती शादी किससे? भारतीय महिलाओं से। दूसरा, इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया, जबरदस्ती। तीसरा, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया था। इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी थी, प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार इनके आ गया था। ठीक है, चौथी वजह, ये सब मैं आपको ओरल फॉर्म में बता रही हूं, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, ये समझाने वाली बात है कि आपका इन्होंने क्या किया? धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, भारतीय महिलाओं से जबरदस्ती शादी की, भारतीय हिंदू मंदिरों को इन्होंने तुड़वाया। कहा जाता है कि गोवा में सभी मंदिरों को इन्होंने नष्ट करवा दिया था। ठीक है, और क्यों करवाया था? ताकि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएं। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे भ्रष्ट हो गई थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार यानी करप्शन इन्वॉल्व हो गया था। डच कौन थे बेटा? पढ़ाऊंगी कृष्णा, इसके बाद डच आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब इनके पतन का कारण था। अब यहां पे हम बात करते हैं कि आखिर अंग्रेजों के साथ में इनका कौन सा युद्ध हुआ था। अब देखो, आप एक हेडिंग देंगे यहां पर जिसमें आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे स्वाली का युद्ध। आपने सुना होगा, ठीक है, कई जगह ये आपको लिखा मिलेगा स्वाली। ठीक है, कई जगह आपको लिखा मिलेगा स्वाली। ठीक है, अब ये कहां पर है प्यारे बच्चे? सूरत शहर के समीप है, सूरत शहर के समीप, यानी कि ये युद्ध कहां हुआ था? सूरत शहर के समीप हुआ था। और सूरत कहां पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, स्वाली का युद्ध, वॉर ऑफ स्वाली लिख दीजिएगा। वॉर ऑफ स्वाली किस डेट में हुआ था? 1612 एडी में। 1612 एडी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि मैम पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज, पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और आपके पुर्तगालियों की हार हुई थी। तो स्वाली का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपसे प्यारे बच्चे पूछा जा सकता है। तो सूरत शहर के समीप स्वाली नामक स्थान पर स्वाली का युद्ध 1612 में पुर्तगाली और आपके अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार और अंग्रेजों की जीत होती है। और पुर्तगालियों के पतन का कारण, अगर आपसे रीजन ऑफ आपका इनका पूछा जाए कि भाई किस कारण से इनका पतन हो गया था, तो मैम प्रशासनिक व्यवस्था गलत थी, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, भारतीय स्त्रीत्व शादी जबरदस्ती कर रहे थे और ये चीजें बिल्कुल भी पसंद भारतीयों को नहीं आ रही थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, अगर हम आगे बात करते हैं तो अगले आपके कौन आएंगे? अगले आपके आएंगे हॉलैंड। हॉलैंड, या जिनको आप कहते हैं कि हॉलैंड कहे, या फिर आप हॉलैंड को आज के समय में तो आप कहेंगे नीदरलैंड। तो डच कौन थे? ये आप जो यहां पे पढ़ेंगे, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूं, ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं डच। तो डच कहां के थे? तो डच आप कहोगे हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं, या नीदरलैंड के निवासी।
ये कौन है? आपके डच हैं। अब डच किसके बाद आए हैं? पुर्तगालियों के बाद में। तो आपका पहला डच यात्री कब आया था? नहीं, सॉरी क्यों कहते हो आप लोग? हैं, सॉरी क्यों कहते हो? कोई बात नहीं भाई, आपको जो लगता है आप बोलते हो, मुझे जो लगता है कि मुझे उस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए तो मैं आपको बोल देती हूँ। तो सॉरी कहने की जरूरत नहीं है बेटा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी आपको तब फील करनी है, सॉरी आपको तब कहना है जब आप अपनी मर्यादा से बाहर जाओ। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि राम जी थे या नहीं थे, या जो भी आपने पूछा, डजंट मैटर, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं आपके अपने उत्तर से, आपको बताऊं कि क्या रीजन है जो मैं ऐसा कह रही हूं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि बेटा अभी नहीं होगी। इलाहाबाद की संधि 1764 में होती है, सॉरी 1765 में होती है, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में। वर्सेस क्या होता है? दोनों के बीच होता है लव कुश, बनाम कहते हैं इसको। इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, तो वर्सेस वहां लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, या तो कोई संधि या कोई समझौता। चलिए आगे चलते हैं और हॉलैंड की बात करते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड। अब यहाँ पे ये जो डच आए हैं, तो मैम जैसे आपने पुर्तगालियों का उद्देश्य बताया था, इनका क्या मोटो था? तो मोटो ऑफ डच क्या था? तो बेटा सेम मोटिव है, इनका भी उद्देश्य व्यापार करना ही है। इनका भी उद्देश्य क्या है? व्यापार, यानी कि ट्रेड, यानी कि बिजनेस करना ही इनका भी उद्देश्य है। और आपको मैं ये बता दूं प्यारे बच्चे कि अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं तो डचों ने क्या किया? डचों ने मसालों के स्थान पर भारत से, लिखना डचों ने, ये आपको पहले ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं, ये सब बाद में लिखेंगे। डचों ने मसालों के स्थान पर, मसालों के स्थान पर भारत से डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों, ऐसे लिखना, भारतीय वस्त्रों, भारतीय वस्त्रों के निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन क्लॉथ्स, इंडियन क्लॉथ्स, भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर अधिक जोर दिया, क्योंकि बाहर सूती कपड़े की भी डिमांड थी और यहाँ का सूती कपड़ा बहुत अच्छा होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पे अधिक जोर दिया या अधिक महत्व दिया, यानी कि इंपॉर्टेंस किसको दिया इन्होंने? इंडियन क्लॉथ्स को, इन्होंने मसालों को नहीं दिया। अब जो आपका पहला डच यात्री है या पहला डच अभियान, आप लिखो इसको, यात्री की जगह क्या लिखो? यात्री या अभियान आप इसको बोल सकते हो, यात्री या अभियान। तो ये किसके नेतृत्व में आया है? कार्नेलिस द हाउटमैन के, कार्नेलिस द हाउटमैन के नेतृत्व में। नेतृत्व मतलब लीडरशिप में, लीडरशिप किसकी है? द कार्नेलिस हाउटमैन की है 1596 में। आखिर मैम ये कहां आए हैं? तो प्यारे बच्चे, ये जो आपका कार्नेलिस हाउटमैन जो यहां पर आया है 1596 में, ये किस में आया है? पूर्वी जगत में, यानी ईस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी जगत या पूर्वी देशों में आपके डच कब आए थे? तो 1596 में पहला आपका यहां पे अभियान आया था। आयात और निर्यात बता दो, बताइए अनमोल, क्या बताऊं? आयात और निर्यात। आयात किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? लिख दीजिए। चलिए मैं बताती हूं आयात क्या होता है। आयात मतलब होता है आपका इंपोर्ट, ठीक है, और लिखिएगा यहाँ पे, आयात मतलब होता है इंपोर्ट, और नेक्स्ट लिखिएगा निर्यात मतलब मैम एक्सपोर्ट। अब मैं आपको समझाती हूं कि क्या होता है निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे दो देश लिखते हैं, एक लिखते हैं हमारा प्यारा देश भारत,
और एक हम लिखते हैं चाइना। अब चाइना से हम क्या मंगाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक चीजें चाइना से मंगाते हैं। तो चाइना से हमें, जब चाइना के पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं वो चाइना के पास ज्यादा हैं और भारत के पास में नहीं है, तो भारत क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक चीजों को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। किससे, चाइना से, मतलब मंगवाना। इंपोर्ट मतलब मंगवाना। अब यहां पे जो भारत है इसके पास में मान लो गेहूं बहुत ज्यादा, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। अब चाइना के पास गेहूं की कमी है, तो चाइना क्या करेगा, भारत से कहेगा, तो भारत क्या करेगा, इसका निर्यात करेगा गेहूं का चाइना में। तो ये होता है आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें जिस देश के पास जिस चीज की कमी होती है वो दूसरे देशों से उसको क्या करता है, तो आप कहोगे कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और अगर उसके पास किसी चीज की अधिकता है और दूसरे देशों के पास कमी है तो वो बाकी देशों को उस चीज का एक्सपोर्ट करता है। ये होता है अनमोल आयात और निर्यात। बेटा ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहां पे ये कहां पे आया है, तो आप कहोगे कि मैम जो डच हैं, डच कहां पर आए हैं, पूर्वी जगत में, यानी ईस्टर्न कंट्रीज में पहला डच यात्री जिसका नाम है कार्नेलिस द हाउटमैन, ये 1596 में पूर्वी जगत में आया है। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप कहोगे कि इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में खोली थी। और इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है, यहां से प्रीवियस ईयर में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है पुलिकट फैक्ट्री से, तो 1610 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट केरल के अंदर खोली है। और इस फैक्ट्री के लिए क्या किया था, आप लिखेंगे कि इस फैक्ट्री के लिए चंद्रगिरी के राजा, ठीक है, कौन सी फैक्ट्री की बात कर रही हूं मैं, पुलिकट। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फैक्ट्री की चंद्रगिरी के राजा, मैं एक मिनट पूरा नहीं लिख पाया है मैंने, इस फैक्ट्री की स्थापना रह गया है, इस फैक्ट्री की मैं यहां लिख रही हूं, स्थापना के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता मतलब बेटा एग्रीमेंट, समझौता मतलब क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे, एग्रीमेंट, समझौता किया था, ठीक है। और यहीं से क्या किया था इन्होंने, इसी फैक्ट्री से, थोड़ा सा ज्यादा है लिखने के लिए, इतना लिखिए पहले, फिर मैं एक तरफ दूसरे पेन से लिखती हूं, दूसरा पेन लेती हूं, यहां पर देखिएगा इसी पे लिखना है इसीलिए मैं इधर ही लिखूंगी बेटा, आप नीचे लिख दीजिएगा। इसी फैक्ट्री से डचों ने पैगोडा सिक्का, अब ये क्या था, तो ये गोल्ड कॉइन था, यानी कि स्वर्ण सिक्का। किसका सिक्का था ये, गोल्ड कॉइन। यही क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण सिक्का की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने पैगोडा नामक सिक्का कहां से चलाया था। तो पैगोडा क्या था, एक कॉइन था, एक गोल्ड कॉइन था जो कि डचों के द्वारा इस पुलिकट फैक्ट्री से शुरू किया गया था। और ये पुलिकट फैक्ट्री इन्होंने कहा, केरल के अंदर। आपकी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1610 में खोली थी। और प्यारे बच्चे आपको ये बता दूं कि इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया था, ठीक है। मैं मास भारत में इतना धर्म है, वो सब कब बने हैं, मतलब रुपेश, मतलब ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में, फिर नीचे वाली लाइन में इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता, और तीसरी लाइन में इसी फैक्ट्री से डचों ने पैगोडा नामक सिक्का क्या किया था, चलाया था। उसके बाद प्यारे बच्चे इन्होंने अपनी फैक्ट्री नेक्स्ट कहां पे खोली है, तो आप कहेंगे 1616 में सूरत में और 1645 में कराईकल में। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, नोट करने का टाइम देती हूं क्योंकि हाथ से लिखने की मुझे जरूरत पड़ जाती है। अब एक बच्चा कहेगा कि भाई केरल कराईकल कहां है, कराईकल
कराईकल, तो बेटा देखो ये लिखा है ब्रैकेट में कि केरल में है, फिर भी मैं यहां लिख देती हूं कराईकल जो स्थल पड़ता है वो केरल में पड़ता है। आपका पीडीएफ में लिखा रहता है, कुछ चीजें आप पहले ध्यान से देखा करो, ठीक है। कराईकल केरल में आपका रहता है। अब आपका जो आपके बंगाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बंगाल में भैया इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी, तो आप कहोगे कि मैम 1627 ईस्वी में। 1627 में डचों ने बंगाल में पीपरी नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री खोली। तो जगह का नाम क्या है, पीपरी। आपकी पीपरी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन्होंने क्या किया, पीपरी नामक स्थान खोली, लेकिन शीघ्र ही इसको पीपरी नामक स्थान पर खोली, लेकिन शीघ्र ही इसको बालासोर, अब ये बालासोर कहां पड़ता है, ओडिशा में। बालासोर में स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर। बालासोर में स्थानांतरित कर दिया। तो ये बंगाल का, ये बेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 1627 में डचों ने बंगाल में पीपरी नामक स्थान पर क्या खोला, तो आप कहोगे पहल मैम इन्होंने पीपरी में फैक्ट्री खोली, लेकिन उसे जल्दी ही कहां ले गए, उड़ीसा बालासोर के अंदर ले गए। अब प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपके जो डच हैं इनके अगर हम पतन की, डिक्लाइन की बात करते हैं, तो डचों ने पुर्तगालियों से तो फाइट कर ली, लेकिन अंग्रेजों के सामने ये झुक गए। तो आगे देखिएगा क्या लिखा है, डचों का पतन हुआ बेदरा के युद्ध में, जो कि 1759 में हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेज वर्सेस डच। और इसमें किसकी हार हुई थी, तो आप जान ही रहे हो, अंग्रेजों की जीत और डचों की हार हुई थी। तो इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, इनका डचों का आपका डाउनफॉल हो गया, इनका पतन शुरू हो गया आपके भारत में। और कल हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजों का आगमन, कल हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर डच से या फिर आपका पुर्तगीज से कोई भी और नया फैक्ट मुझे मिलता है उसको ऐड करने के बाद में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पीछे वाली स्लाइड दिखा दो मैम, तो देख लो बेटा पीछे वाली स्लाइड एक बार मैं रिवीजन करा देती हूं, है ना। और मैं आपको बहुत धीरे पढ़ा रही हूं इस चैप्टर को ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने बेटा आज आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया था नीनो दी कुन्ना, जो कि 1529 से 1538 तक आपका पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में रहा। 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, 1535 में दीव पर, और 1559 में इसने दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बंबई यानी मुंबई व बेसिन पर पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उनके साथ व्यापार करने के लिए इन्होंने जो यूज किया वो नागपट्टनम बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित था। बंगाल के शासक महमूद शाह से पुर्तगालियों ने 1534 में सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ली थी। चटगांव कहां पड़ता है मैम, तो बंगाल के अंदर ही पड़ता है, और बंगाल में पहली फैक्ट्री चटगांव में ही खोली गई थी। फिर इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो अपनी फैक्ट्री की अगर बात करें तो हुगली में खोली थी। और इसी हुगली नामक जब फैक्ट्री को इन्होंने खोला तो बंगाल में इन्होंने इसको लूटपाट का केंद्र बना दिया। जैसे ही इस बात का पता शाहजहां को चला तो शाहजहां ने तुरंत जाकर इस पर घेराबंदी कर दी थी। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया
कि पुर्तगालियों ने भारत में किस किस चीज को शुरू किया, तो तंबाकू की खेती शुरू की, उसके अलावा आलू, टमाटर, मक्का, पपीता, अमरूद, मूंगफली, बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, इन सब की खेती भी इन्होंने शुरू की थी। साथ साथ ये प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लेकर आए, जिसमें 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था। पाटन क्या होता है? पाटन एक स्थान है कृष्णा कश्यप जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, जहां पर बैरम खां की मृत्यु की गई थी, आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, जहाज का निर्माण कला अगर हम बात करें तो यही लेकर आए, यानी शिप बिल्डिंग, मतलब आपके जहाज जो आपके किसमें चलते हैं, जो कि आपके नदियों के अंदर चलते हैं, तो शिप बिल्डिंग यानी जहाज कला की जो शुरुआत हुई थी वो इन्होंने ही की थी। साथ साथ ये भारत में आपका आर्किटेक्चर आर्ट जो कि जिसका नाम था गॉथिक, तो गॉथिक क्या थी? एक आर्किटेक्चर आर्ट थी जिसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई, जिसके लिए उनके पति चार्ल्स द्वितीय को, जो कि ब्रिटिश का था, उसे क्या मिला? मुंबई दहेज में मिला, और उस मुंबई को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया 10 पाउंड में। ठीक है, 10 पाउंड में उसको दे दिया 1658 में, लेकिन केवल लीज पर, मतलब एक तरीके से किराया होता है। 1658 में डचों ने क्या किया? 1658 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। किससे छीना था? तो मैं यहां लिख देती हूं पुर्तगालियों से, क्योंकि डचों का आगमन हो चुका है इस समय। पुर्तगालियों से छीना था, मैं लिख देती हूं पुर्तगालियों से। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार अल्बुकर्क के समय हुआ। अल्बुकर्क की मजार यानी कि टॉम्ब ऑफ अल्बुकर्क आपका गोवा में मिलता है। स्वाली का युद्ध 1612 में सूरत शहर के समीप हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें पुर्तगालियों की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं वो है डच। डच के आकर हम बात करते हैं तो इनका उद्देश्य था व्यापार करना, और इन्होंने भारत में मसालों की जगह भारतीय वस्त्र के निर्यात को अधिक इंपॉर्टेंस दिया था, यानी कि जो इनका मेन फोकस था वो किस पर था? इंडियन क्लॉथ्स पर था। ठीक है, अब पहला डच यात्री जो पूर्वी जगत में आया यानी ईस्टर्न कंट्रीज के पास आया, उसका आपका जो लीडर बनकर आया था वो था कार्नेलिस द हाउटमैन, जो कि 1596 में आया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोल दी थी। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में खोली थी, और इस फैक्ट्री को खोलने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया था, और इसी फैक्ट्री से इन्होंने पैगोडा नामक सिक्का चलाया, जो कि एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था, एक सोने का सिक्का हुआ करता था। 1616 में इन्होंने सूरत में, और 1645 में इन्होंने कराईकल में भी फैक्ट्री खोली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंगाल में 1627 में इन्होंने पीपली नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री खोली, और उस फैक्ट्री को जल्दी ही इन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया? बालासोर उड़ीसा में कर दिया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो डचों का पतन 1759 में बेदरा के युद्ध में हुआ था, और इसमें पुर्तगाली और अंग्रेज और डचों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें डचों की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, जिसके सामने डच टिक नहीं पाए थे। अब होगा भारत में अंग्रेजों का आगमन, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, ये सब हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहें।